Math solutions for everyone. Good morning. लास्ट लेक्चर में हमने सिलेबस को देखा है फॉर जेईई मेंस। जेईई मेंस में हमने देखा कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। अब हम इस लेक्चर में सीधे जो पढ़ना है वो स्टार्ट करेंगे। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि हम डिटरमिनेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्री से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे अच्छी लगती है ट्रिग्नोमेट्री। अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री में आप हैंड होते हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्री आपको भी अगर अच्छी लगती है पढ़ाने के बाद, पहले नहीं, अगर पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री हार्ड जाती होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं उसमें। सिर्फ आपको मैं जो ट्रिग्नोमेट्री में ले जा रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री के साथ मैं आपको जो भी बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में, वो सब आप पूरा ध्यान देकर आप अगर देखते हो तो आपको भी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी लगने लगेगी, इजी लगने लगेगी, उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा। मगर कब? जब आप अच्छे से उसे देखते रहेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में 11th ट्रिग्नोमेट्री में मिनिमम टू मिनिमम 25 to 30 लेक्चर्स तो हम लेंगे ही लेंगे। 25 to 30 लेक्चर्स मैं कह रहा हूं, और एक लेक्चर मिनिमम 50 to 60 मिनट्स का होगा। इसलिए मैं हर रोज आपको 2 सेशन दूंगा ट्रिग्नोमेट्री के, यानी मैं आज आपको 2 सेशन देने वाला हूं। 20 मिनट्स प्लस 30 मिनट का होगा या फिर 20 + 20 का होगा, क्योंकि मुझे यहां पे आपको सिर्फ लेक्चर देना है, इसलिए आपसे मुझे कुछ दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जो टाइम बचेगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में होता क्या है, सामने बच्चे हैं और बच्चे पूछते हैं कि सर ये कैसे आ गया। यहां पे ऐसे नहीं होगा, इसलिए मुझे यहां पे मेरा कुछ टाइम बचेगा। तो 40 मिनट्स समझ लीजिए आप, 40 to 45 मिनट्स डेली का लेक्चर टाइम अपना होगा, और मिनिमम 25 लेक्चर्स ट्रिग्नोमेट्री पे हम लेंगे। अब ये लेक्चर्स लेंगे कैसे? तो मैं आज तो आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा। आज पहला लेक्चर है तो इसमें हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे। बेसिक, मगर जो 11th और 12th को चाहिए उतना ही बेसिक हम लेंगे। 2, 3, 4, 5 लेक्चर होने के बाद मैं आपको डेली असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा, जिसमें मिनिमम 10 प्रॉब्लम्स होंगे, जो एमसीक्यू भी हो सकते हैं या फिर शॉर्ट आंसर्स भी हो सकते हैं या फिर सॉल्यूशंस आंसर्स भी हो सकते हैं। डेली मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। असाइनमेंट के सॉल्यूशन भी मैं आपको नेक्स्ट डे या फिर 2 दिन में तो दे ही दूंगा। तो इस तरीके से हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री कहां से देखनी है? स्टेट लेवल से या फिर सीबीएसई यानी एनसीईआरटी लेवल से? तो हम एनसीईआरटी लेवल से ही स्टार्ट करेंगे। हाँ, इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। सीईटी भी आप करते हो या फिर आप जेईई के लिए भी तैयारी करते हो, तो भी एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स करने से आपको ज्यादा फायदा होगा। अगर मुझे कुछ जरूरी लगता है कि सीईटी लेवल में जो स्टेट बोर्ड्स के बुक्स है या फिर डेटा है मेरे पास, उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे ऐड करने होंगे, तो मैं वैसे प्रॉब्लम्स भी ऐड करूंगा।
अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम, मैं आपको एक थियरी बता रहा हूं कि हम ट्रिग्नोमेट्री लेंगे कैसे। तो एनसीईआरटी प्लस स्टेट बोर्ड्स के कुछ चुने हुए प्रॉब्लम्स। अब इसमें मैं 2-4 दिन तो पहले आपको असाइनमेंट नहीं दूंगा, उसके बाद आपको डेली असाइनमेंट मिलेगी। असाइनमेंट आप सॉल्व करेंगे, उसके नेक्स्ट डे में उसका सॉल्यूशन भी आपको दूंगा, मगर आपको खुद ही उस असाइनमेंट को सॉल्व करना है। मिनिमम 10 प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे, मिनिमम 10 प्रॉब्लम्स। उसके बाद आज मैंने असाइनमेंट दी, उसके बाद दूसरे दिन मैं उसकी सॉल्यूशन दे दूंगा, तीसरे दिन फिर आपको दूसरी असाइनमेंट मिलेगी, उसके चौथे दिन, उसके अगले दिन मैं आपको उसका सॉल्यूशन सेट दे दूंगा। यानी एक दिन सॉल्यूशन असाइनमेंट, उसके दूसरे दिन सॉल्यूशन सेट। अगर मुझे लगता है कि 10 प्रॉब्लम में पूरे प्रॉब्लम्स कवर नहीं हो रहे हैं, तो मैं 10 से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको दे दूंगा, और उस जितने भी होंगे उसका सॉल्यूशन तो अगले दिन आपको मिल जाएगा। अब ये हुआ 25 लेक्चर तक, मिनिमम 25 लेक्चर तक हम कवर करना चाहेंगे। होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो उसमें 5 तो समझ लीजिए 5 लेक्चर्स हम ऐड भी कर सकते हैं, 30 तक जा सकता है। अब उसके बाद मैं आज तक के सीईटी लेवल के जो प्रॉब्लम्स क्वेश्चन सीईटी में आए हुए हैं और जेईई मेंस में उसके बेस जो प्रॉब्लम्स आए हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। वो मिनिमम 3 to 4 लेक्चर्स चलेंगे। इस तरीके से हम हर चैप्टर को देखेंगे। चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं, वो भी हम देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री ही समझते हैं, ट्रिग्नोमेट्री ही चैप्टर है ऐसे समझ लीजिए आप। ट्रिग्नोमेट्री में हम पहले देखेंगे एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट्स, उसके बाद हम जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ, और उसके बाद हम जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल्स, और उसके बाद हम देखेंगे उसका लास्ट 11th का लास्ट टॉपिक समझ लीजिए या फिर पॉइंट समझ लीजिए, फैक्टराइजेशन और डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। ये 4 पॉइंट्स हम 11th में देखने वाले हैं, और ये 4 पॉइंट्स हम मिनिमम 25 लेक्चर्स में कंप्लीट करना चाहेंगे। उसके बाद हम जेईई मेंस और एमएचटी सीईटी के बेस पे जो प्रॉब्लम्स आज तक हुए हैं, जो प्रॉब्लम्स एग्जाम में आए हैं, वो हम उसके बाद देखेंगे। और यही स्ट्रक्चर रहेगा अपना हर लेक्चर के लिए, हर चैप्टर के लिए। ओके, चलो तो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में पहला पॉइंट है आपका एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट्स। आपको एंगल तो मालूम है, सबको मालूम है एंगल, मगर यहां पे हम एंगल को अच्छे से समझ लेना है, हमें अच्छे से समझ लेना है एंगल। तो आपको एंगल तो हर वक्त मालूम होता है। हम कहते हैं कि ए बी सी, एंगल ए बी सी एक एंगल है, एंगल ए बी सी एक एंगल है। कहां पे एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है? वर्टेक्स बी पे। हमने आज तक देखा है, इसको हम एंगल ए कहते थे, या फिर एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी कहते थे, या फिर चल जाता था एंगल सी बी ए कहा तो भी, एंगल सी बी ए, यानी एंगल ए भी वही एंगल है, एंगल ए बी सी भी वही एंगल है, और एंगल सी बी ए भी वही एंगल है। आपने आज तक ऐसे देखा है। अब आपको क्या समझना है इस एंगल में?
वो आप अच्छे से समझ लीजिए। मैं यहां पे आपको डायरेक्टेड एंगल समझाऊंगा। डायरेक्टेड एंगल समझना है हमें। डायरेक्टेड एंगल, एंगल कैसे बनता है ये आप समझ लेना। मैं यहां पे एक रे लिख देता हूं, ओ ए। ओ ए क्या है? रे है। रे समझ में आता है आपको। अब मैं इससे एंगल बनाऊंगा। कैसे बनता है आप देखना है आपको, और यही आपको ऑब्जर्वेशन ही आपको सब कुछ समझा देगा। समझ लीजिए कि एंगल ओ ए है, सॉरी रे ओ ए है। ए रे ओ ए, ठीक है। अगर ए रे ओ ए इस जगह से यहां जाएगा, यहां पर आ गया, रे ओ ए यहां से यहां तक रोटेट हो गया, दिखता है ना आपको? यही है, रे ओ ए ही है, मगर वो यहां से यहां तक क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है, और यहां पे आके रुक गया। तो आपको यहां पे ओ रे दिख जाएगा। या ऐसे मैं इसको ओ ए डैश कहूंगा, या फिर आप इसको ओ बी भी कह सकते हैं। यहां से यही रे, समझ में आता है ना आपको? यही रे है, यहां से यहां तक रोटेट करके आया है। तो ये एंगल आपका बन गया। यही है आपका एंगल। एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। इस तरीके से एंगल बनता है। अब आपको एक बात अच्छे से और समझ लेनी चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्टेड एंगल देख रहे हैं। डायरेक्टेड एंगल यहां पे था अपना, यहां से ये इधर आ गया। ये जो डायरेक्शन मिला उसको, इस वजह से इस एंगल को हम डायरेक्टेड एंगल कहेंगे। कैसे? कौन किस डायरेक्शन में गया है रे? इस डायरेक्शन में गया है, इसलिए हम इस एंगल को डायरेक्टेड एंगल कहेंगे। अगर आप समझ लीजिए, इसमें और भी बातें हमें समझ लेनी है। ओ ए है, ए इधर अगर गया, रोटेट हो गया इधर, यानी एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉक, ये क्लॉक आपको मालूम है, क्लॉक ऐसी चलती है तो एक क्लॉकवाइज हो गया। अगर ऐसी चलती होगी तो वो क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो ओ ए क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन में रोटेट होता है, रे ओ ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट होता है, तो इसका डायरेक्शन आप समझ लीजिए। इस वजह से इस एंगल्स को हम डायरेक्टेड एंगल्स कहेंगे। डायरेक्टेड एंगल्स समझ लेते हैं ना आप? एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। तो आपको इस एंगल को इस डायरेक्शन से ही देखना है। एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ ए, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ ए। ये तो बी ओ ए होगा ही नहीं। ये एंगल कौन सा है? एंगल ए ओ बी ही है, क्योंकि इसकी पहली रे यहां से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में यहां तक आ गई है। तो इस एंगल को हम ए ओ बी ही कहेंगे। इसको बी ओ ए नहीं कह सकते। आज तक आपने देखा है, मैंने यहां पे समझाया भी है आपको।
एंगल ए बी सी है तो एंगल बी भी वही, एंगल ए बी सी भी वही, और एंगल सी बी ए भी वही एंगल होते हैं। यहाँ पे आज तक आपने देखा है, मगर आपको आज के बाद वैसे देखना नहीं पड़ेगा। आपको एंगल अच्छे से समझ लेना है। इसको हम डायरेक्टेड एंगल कहेंगे, एंगल ए ओ बी। अब आपको इसमें और एक बात मैं बताना चाहूंगा, वो ये है जहां से पहला रे आप देख रहे हैं उसको आप इनिशियल रे कहेंगे या फिर इनिशियल आर्म कहेंगे एंगल का। एंगल का इनिशियल रे भी कह सकते हो या फिर इनिशियल आर्म भी कह सकते हो। और ये टर्मिनल रे या फिर टर्मिनल आर्म, जहां पर जाकर इनिशियल रे रुका, वहां उस रे को, उस आर्म को आपको टर्मिनल रे या फिर टर्मिनल आर्म कहना है। इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म। तो यहां पे ओए एक, इसको और एक बार देख लीजिए, कौन सा रोटेशन है ये, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इसको हम निगेटिव एंगल कहेंगे, सॉरी पॉजिटिव एंगल कहेंगे। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को पॉजिटिव एंगल। इसमें इनिशियल रे कौन सी है, ओए। इनिशियल आर्म ये कौन सी होगी, टर्मिनल आर्म। इसका रोटेशन क्लॉकवाइज है तो ये कौन सा एंगल होगा, निगेटिव एंगल होगा। डायरेक्टेड एंगल्स आपको अच्छे से समझ लेना है। जिस भी एंगल में डायरेक्शन होता है उस एंगल को आप डायरेक्टेड एंगल कहेंगे। सिंपल है। अब इसमें आगे जाएंगे हम, डायरेक्टेड एंगल में ही हम और दो चार बातें समझ लेंगे, जिसे हम एक नंबर ये देते हैं जीरो एंगल। कौन सा एंगल, जीरो। अब आप समझ लीजिए, ये इनिशियल रे है आपकी ओ ए, और ये रे यहां से हिली ही नहीं, हिली ही नहीं, तो इनिशियल भी यही होगी और टर्मिनल रे भी यही होगी। इसमें डायरेक्शन के हिसाब से रोटेट ही नहीं हो रहा है, तो इस एंगल को आप जीरो एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे आप इस एंगल को, जीरो एंगल कहेंगे। ठीक है। दूसरा है आपका बी, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में आप देख लीजिए, रे ओ ए, रे ओ ए, ये रे जो है, ये रे रोटेट होते हुए उसके अपोजिट में आता है। आ गया, दिख गया आपको, इधर आ गया है ओ बी। यहां पे हम देख लेते हैं, यहां से इनिशियल आर्म रोटेट होते हुए यहां तक आ गई, अपोजिट रे दिख गया आपको, तो इस एंगल को आप कहेंगे स्ट्रेट एंगल। किस तरीके, कहां से आया, यहां से आया, यहां से भी आ सकता है या फिर यहां से भी आ सकता है। अगर मैंने कहा कि इनिशियल रे है, रोटेट होते हुए यहां से यहां तक आ गया, तो रोटेशन इस तरीके से है, तो भी ए एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ ए नहीं कह सकते आप,
क्योंकि इनिशियल यहां पे है, इनिशियल टू टर्मिनल, इनिशियल टू टर्मिनल एंगल AOB स्ट्रेट एंगल है, इसलिए आपको इसको अच्छे से देखना है। अगर वो इस यहां से डायरेक्टेड होता है, यानी कौन से क्लॉक से, एंटी क्लॉक से, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, तो ये 180 डिग्री का एंगल तैयार हो जाएगा। स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री होगा, मगर कब, जब उसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर मैंने देखा कि OA इनिशियल रे रोटेट होते हुए, क्लॉकवाइज रोटेट होते हुए अपोजिट रे में कंस्ट्रक्ट होती है, तो आपको यहां पे बना हुआ एंगल भी दिख जाएगा, वो भी 180 का ही होगा, मगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से एंगल ये आपको निगेटिव 180 ही समझ लेना है। जीरो एंगल, उसके बाद स्ट्रेट एंगल। आप ये नोटेशंस लिखते रहिए, आपके नोटबुक में ये होना चाहिए। ये डायरेक्टेड एंगल में ही आप देख रहे हो। उसके बाद आपको देखना है स्टैंडर्ड एंगल, ये बहुत ही जरूरी है। स्टैंडर्ड एंगल, स्टैंडर्ड एंगल, स्टैंडर्ड एंगल आपको समझ लेना है, और वो समझ लेना है कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से। कोऑर्डिनेट ये ओरिजिन है। अगर एंगल का इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होता है, कहां पे होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही होना चाहिए, स्टैंडर्ड एंगल आप समझ रहे हो। किसमें, डायरेक्टेड एंगल में स्टैंडर्ड एंगल। यही हम आगे जाके बहुत वक्त तक समझ लेना है आपको, स्टैंडर्ड एंगल ही। जीरो एंगल तो सिंपल होता है, स्ट्रेट एंगल भी सिंपल है, स्टैंडर्ड एंगल आपको अच्छे से देखना है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश इधर होता है, एक्स यहां पे, वाई डैश यहां पे। अगर इनिशियल आर्म, एंगल की इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, और ये यहां इनिशियल आर्म रोटेट होकर यहां तक जाएगी, यहां कहीं भी जाएगी, या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां आएगी, इस कौन से भी एंगल को, मगर इनिशियल आर्म कहां होनी चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही। इनिशियल आर्म अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है और वो रोटेट होकर, डायरेक्शन कौन सा भी होगा तो भी चल जाएगा, क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी वो रोटेट करेगा इनिशियल आर्म, और एक जगह जाकर टर्मिनल आर्म में यहां पर आपको दिख जाएगा। मगर अब ये यहां से यहां तक भी आ गया हो सकता है, या फिर ये रोटेशन यहां से यहां तक भी आ चुका होगा, यानी डायरेक्शन में आप कहीं से भी देख लीजिए। इस कंडीशन में जब अगर आपको एंगल दिखता है, उस हर एंगल को आपको स्टैंडर्ड एंगल कहना है। मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा हूं, ये जो बातें हैं उसको मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कुछ पढ़ाने वाली कोई बात नहीं होती है। जो है वैसे ही आपको मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो आपको बातें मालूम नहीं है। अगर आपको ये बातें मालूम है तो अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत आपको रहेगी नहीं, और अगर मालूम भी नहीं है तो भी आपको इसमें दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। स्टैंडर्ड एंगल, किस एंगल को आप स्टैंडर्ड एंगल कहेंगे, जिस एंगल का इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, और टर्मिनल आर्म किसी भी डायरेक्शन में आप देख लीजिए कहीं भी, उस एंगल को आपको
स्टैंडर्ड एंगल कहना है। ओके, नेक्स्ट स्टैंडर्ड एंगल के बाद क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स तो आपको मालूम ही होंगे, दी क्वाड्रेंटल एंगल्स इनिशियल आर्म स्टैंडर्ड एंगल में ही क्वाड्रेंटल एंगल देखेंगे हम। इनिशियल आर्म कहां पे है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। अबे यहां पे आ गया, क्वाड्रेंटल एंगल कहेंगे हम इसको। यहां पे आ गया अगर ओ ए, इनिशियल आर्म एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आकर रुक गई और वो अपनी टर्मिनल आर्म है। तो एंगल ए ओ बी जो कि 90 डिग्री का तैयार हो गया, उसको हम कहेंगे क्वाड्रेंटल एंगल। अबे मगर इनिशियल आर्म यहीं पे होनी चाहिए, ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि आप स्टैंडर्ड एंगल में ही देखेंगे। ठीक है, अभी ओए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए निगेटिव एक्स एक्सिस पर आके रुक गया और इसी यहां पे आपको टर्मिनल आर्म दिख रही है, बी डैश कहते हैं हम। तो एंगल ए ओ बी स्ट्रेट एंगल भी है और क्वाड्रेंटल एंगल भी है। इसका एंगल मेजरमेंट कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, पॉजिटिव 180 डिग्री। अब आपको एक और दिखाता हूं मैं। ओए रोटेट करते हुए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए निगेटिव वाई एक्सिस पर आकर रुक गई, तो आपको यहां पे टर्मिनल आर्म दिख जाएगी, बी डबल डैश। तो एंगल ए ओ बी डबल डैश ए भी क्वाड्रेंटल एंगल है और उसका मेजरमेंट पॉजिटिव 270 डिग्री होगा। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, और ये पूरा रोटेट होकर अपनी जगह पर वापस आ गया, तो इसको भी आप क्वाड्रेंटल एंगल ही कहेंगे। इसका मेजरमेंट होगा 360 डिग्री। इसको आप होल एंगल भी कह सकते हो, होल एंगल। पूरा हो गया ये, पूरा होल एंगल भी। इसको सिर्फ इसको यहां से जाकर वहीं पर आ गया 0 to, इसको आप होल एंगल भी कह सकते हो, क्वाड्रेंटल एंगल भी है, स्टैंडर्ड एंगल भी है। अगर एक हमने सब देखा हो क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज देखेंगे तो ओए यहां से यहां तक आ गया, तो ये निगेटिव 90 डिग्री का क्वाड्रेंटल एंगल। यहां से यहां तक आ गया तो निगेटिव 180 डिग्री का क्वाड्रेंटल एंगल। यहां से रोटेट करते हुए यहां तक आ गया तो निगेटिव 270 डिग्री का क्वाड्रेंटल एंगल। और यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां तक आ गया तो निगेटिव 360 डिग्री का क्वाड्रेंटल एंगल। ये क्वाड्रेंटल एंगल्स आपको अच्छे से देखने हैं। ठीक है, क्वाड्रेंटल एंगल समझ में आने के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, कोटर्मिनल एंगल्स। कोटर्मिनल एंगल्स, अब यहां पे मैं इजीली बताऊंगा आपको। ये एंगल है एक, एंगल ए ओ बी, आप समझ लीजिए कि यहां से यहां तक रोटेट करके आया है, यहां से यहां तक। ओके, समझ लेते हैं 40 डिग्री है, 40 डिग्री। अब मैं आपको यही बताऊंगा, यहां से इनिशियल आर्म रोटेट होते हुए यहां तक आ गई, टर्मिनल हो गई, एंगल ए ओ बी बन गया।
उसकी मेजरमेंट 40 डिग्री है, क्योंकि उसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो 40 डिग्री पॉजिटिव में है। अब मैं कहता क्या हूं आप देख लीजिए, वो ये रोटेट होते हुए एक पूरा रोटेशन करके बाद में यहां तक आ गया। ऐसा भी हो सकता है। कैसे हो सकता है समझ लिया आपने। ओ ए इनिशियल आर्म रोटेट होते हुए यहां तक आ गई, पूरा रोटेशन एक कंप्लीट होने के बाद यहां तक आ गई, तो वही एंगल बन गया, मगर उसका मेजरमेंट बदल गया। एक 360 डिग्री का पूरा रोटेशन और उसके आगे 40 डिग्री, यानी 400 डिग्री। 40 का कौन सा एंगल मिल गया आपको? कोटर्मिनल एंगल। कौन सा है? 400। अब आप आगे जाकर देख लेना है आपको। इनिशियल आर्म एक रोटेशन पूरा हो गया, दूसरा भी रोटेशन पूरा हो गया और यहां पे आकर रुक गई, तो अब इस एंगल का मेजरमेंट क्या होगा? पहला रोटेशन 360, दूसरा रोटेशन 360 प्लस 40 यानी 760 डिग्री। 40 का कोटर्मिनल एंगल 400 भी है, 760 भी है। क्यों है 760? क्योंकि 2 रोटेशन कंप्लीट कर दिए उसने, इनिशियल आर्म ने, और फिर यहां पे आकर रुक गए। एंगल तो आपको हर बार वही दिखेगा, मगर उसका अगर एक रोटेशन कंप्लीट होकर आपने एंगल देखा तो 360 प्लस 40। 2 रोटेशन आपने कंप्लीट करके देख लिए तो 360 प्लस 360 720 प्लस 40 यानी 760। अगर आपने 1, 2, 3 रोटेशन प्लस 40 देख लिया, 3 रोटेशन से यानी 1080 प्लस 40 तो 1120, ये भी 40 का कोटर्मिनल एंगल है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ लेना है। हम नेक्स्ट पार्ट में आगे जाएंगे और सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स देखेंगे। जैसे कि आपको डिग्री मेजरमेंट मालूम है, हम आगे जाकर दूसरी मेजरमेंट देखेंगे जिसको हम रेडियन मेजरमेंट कहते हैं। ओके, बाय।